एनालिसिस करनी है पिछले 2021 की कि जो उस खाली नोटबुक में हमने चैप्टर जो लिखे हैं वो किस हैंड राइटिंग में लिखे हैं और क्या लिखा है उसमें। जो चैप्टर थे हमारे प्रोफेशनल लाइफ के चैप्टर थे, रिलेशनशिप के चैप्टर थे, सेहत स्वास्थ्य के चैप्टर थे, आध्यात्मिक जीवन के चैप्टर थे, मानसिक संतुलन के चैप्टर थे। हमने कई चैप्टर इनमें से अच्छी राइटिंग में लिखे होंगे, लेकिन कई चैप्टर ऐसे भी हैं जो जंजाल बन गए होंगे। अब वो पहले तो था ही, वो तो गया 2021। फिर हमें एक एनालिसिस करनी है कि कौन सा चैप्टर हमारा जंजाल बन गया और कौन सा चैप्टर हमने और अच्छी राइटिंग में उसको लिखा। अब हमारे लिए फिर खुशखबर है कि आज फिर एक नई डायरी मिल गई है 365 पन्नों की। अब हम किस तरीके से उसमें हमारे रिलेशनशिप का मतलब, जब ये पीपीटी बनाई तो इसने वो दो लड़के लड़की की रिलेशनशिप की वो गले में हाथ डाल के फोटो लगा देती है। मैंने कहा रिलेशनशिप का मतलब हमारे परिवार के रिलेशन, हमारे दोस्ती के रिलेशन, समाज के रिलेशन, वो सारे रिलेशंस ये रिलेशंस है। ये रिलेशंस का चैप्टर हम कितने सुंदर तरीके से उसमें लिखते हैं, कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, ये चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर हमारा प्रोफेशनल लाइफ का चैप्टर है। जो भी हम प्रोफेशनल काम करते हैं, आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर है, कोई आप जॉब करते हैं, कि प्रोफेशनल लाइफ जो है उसमें हमारी रिलेशनशिप, हमारा उसका चैप्टर किस तरीके से कितनी अच्छी राइटिंग में हम लिख पाते हैं। निजी सेहत, ये बहुत अच्छा चैप्टर। निजी सेहत के बारे में हर साल हम प्लानिंग करते हैं ना, संकल्प लेते हैं नए साल में कि साहब 1 तारीख से तो फिर मैं सुबह दौड़ना शुरू कर दूंगा और जिम जाना शुरू कर दूंगा। लेकिन वो 1 तारीख वो आती नहीं है, वो फिर 1 तारीख आ जाती है। तो ये चैप्टर हम कितना अच्छा लिख रहे हैं निजी सेहत का। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, और मन स्वस्थ होता है तो हम काम भी अच्छा करते हैं, और जब काम अच्छा करते हैं तो हम कमाते भी ज़्यादा हैं। सारा खेल ही स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चैप्टर भी हम बहुत ही सुंदर राइटिंग में इन 365 पन्नों की में लिखे हैं। आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम कितने घंटे पूजा करते हैं, कितनी सत्संग में जाते हैं, कितने हम नमाज अदा कर रहे हैं, कितना गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कितनी देर तक हम माला फेर रहे हैं। आध्यात्मिकता का पैमाना ये नहीं है। आध्यात्मिकता का पैमाना तो वहां से शुरू होता है कि हमारे किसी कर्म की वजह से कितने चेहरों पे मुस्कान आती है, वह है स्पिरिचुअलिटी। हमारे किसी कर्म की वजह से कितने चेहरे मुस्कान आती है, कितने लोग खुश होते हैं, कितनों को आनंद मिलता है। तो वो स्पिरिचुअलिटी वाला चैप्टर हम कितना अच्छा लिखते हैं, ये भी हमें खाली पन्ना मिला है। और हमें उसमें ये भी लिखना है मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन का मतलब कितनी ज्यादा हमारा मन निर्मल है। मन की निर्मलता बहुत जरूरी है। ये भी एक चैप्टर है। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि बहुत लंबी 20 मिनट की बेटी है। और ये जो हमें मिली है आज, जो 365 पन्ने की, इसको बहुत ही सुंदर अच्छी राइटिंग में लिखे हैं और अच्छे चैप्टर हम लिखे हैं। नेक्स्ट, अब जो जीवन है, जो तो गुजर गया, 2021 तक निकल गया जीवन। उसमें जो भी हमने किया है, कैसा भी चैप्टर लिखा है, कोई जंजाल बनाया, गंदी राइटिंग में लिखा कर गया, कोई बात नहीं। अब शेष जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाए, शेष जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाए। उसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। साइंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का विज्ञान। खुशी का साइंस क्या है? ऋषि मुनियों ने और मोटिवेशनल स्पीकरों ने, सबने अपने अपने बुद्धिजीवियों ने अपने अपने तरीके से खुशी की परिभाषाएं दी। सफलता की अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी। मैंने अपने तरीके से लिखने का कोशिश किया। मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ महसूस किया है, कुछ एक्सपीरियंस से लिखते हैं ना, उसका थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। तो क्योंकि किताबों में बातें तो बहुत अच्छी अच्छी किताबों में लिखी है, हम सुनते भी बहुत अच्छी अच्छी है। तो ये साइंस ऑफ हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए हम प्रकृति से जुड़े, तथा जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में। खूबसूरत जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए जो गाड़ी का स्टीयरिंग है ना, अपने आप हाथ में लें, क्योंकि खुशी हमारे भीतर है, बाहर नहीं। प्रकृति हमें देना सिखाती है,
साथ ही अनुशासन भी सिखाती है। सृष्टि के रचनाहार ने प्रकृति की प्रत्येक रचना को बेहद खूबसूरत व आकर्षक बनाया है। इसी तरह मनुष्य भी ब्रह्मांड की सर्वोत्तम करती है। प्रत्येक इंसान में असीम ऊर्जा छिपी है। हमारे शरीर का हर अंग बहुत कीमती है। हम सब ऊर्जा से लबरेज हैं। अपने आप की जानकारी, सबसे पहले तो ये समझे कि मैं हूं कौन। ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा मुंह है, ये सब मेरे हैं। ये सबको हटाते जाओ, फिर मैं कौन हूं? ये तो सब मेरे, ये पूरा शरीर ही मेरा है। ये मेरा हाथ है, मेरे पैर, ये मेरा सिर, ये मेरा, तो जो मैं हूं वो मैं कौन है? वो मैं एक एनर्जी है। उस एनर्जी को आप आत्मा भी कह सकते हैं। आत्मा कही तो वो तो एक भाषा का है, लेकिन वो एक, हम सब एक एनर्जी है। और विशाल ब्रह्मांड ये है, आप देखिए एक फीते से हम नापे ब्रह्मांड को, सूर्य है लाखों करोड़ों दूर है, ऐसे तारे हैं हजारों दूर तक। एक ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हम नापना चाहे नाप नहीं सकते। ये स्पेस जो है, खाली स्पेस, ये एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी है। और हम इस एनर्जी के, जो पृथ्वी है, ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वियां हैं और कितने लोग हैं, और इतना बड़ा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को संचालन ये एनर्जी कर रही है। इस एनर्जी के हम अंश हैं। अब जब हम इस एनर्जी के अंश हैं तो हम तो सर्वशक्तिमान हैं। तो हम सब ऊर्जा से लबरेज हैं जी। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, हम स्वयं को आकलन नहीं करते कि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतने हम कीमती, शरीर का प्रत्येक अंग हमारा कीमती है। लाखों रुपए का दे तो किडनी नहीं मिले, लीवर नहीं मिले, हर अंग कीमती है। और वो जो कीमती है, हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, एक दूसरे की आप देखिए, प्रकृति ने जो हमें बनाया है, तो सबके अंगुलियों के निशान अलग अलग, जितने भी 7.5 अरब लोग इस पृथ्वी पे, सबके अलग अलग निशान, उंगलियों के निशान, हर कोई अपने आप में यूनिक बनाया गया है। हम अपने अंदर देखते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूँ, क्योंकि हम ज्यादातर दूसरी तरफ देखते हैं, इसलिए अपने आप को खोज नहीं पाते, अपनी समझ नहीं कर पाते हैं। एक हीरो का व्यापारी था, और वो हीरो का व्यापारी ट्रेन से मुंबई जा रहा था। हीरो की पोटली उसके पास में थी। एक चोर को इसका भनक लग गई, और वो चोर व्यापारी के पीछे लग गया कि आज एक हीरो की पोटली है, ये मैं चुराऊंगा। अब इस बात का एहसास सेठ जी को भी हो गया, व्यापारी को भी हो गया कि मेरे पीछे चोर लग गया। ट्रेन में बैठे, और ट्रेन में बैठे, एक नीचे की बर्थ होती है, ऊपर की बर्थ होती है। अब उसके दिमाग में चल रहा, चोर के दिमाग में चल रहा कि जो ही मैं दिन में सो लेता हूं, रात को मैं इस पोटली को निकाल के पार हो लूंगा। अब सेठ जी ने दिमाग लगाया, जो ही वो दिन में सोया चोर, सेठ जी ने वो पोटली निकाली और उस चोर की जेब में रख दी। अब रात को उसको तो जागरण करना था। रात को उठा चोर, और टकोला सेठ जी का पूरा सारा देख दाख के सोचा कमाल हो गया, कहीं कहा हीरो की पोटली देने के आदमी को, वापिस उसको मिला दी। दूसरे दिन 2 रात चली, फिर दूसरे दिन सुबह दिन में वो जब सोया, सेठ जी ने जब फिर वापस निकाल ली, सोया था। अब वापिस से जब वो सोया तो उसकी जेब में फिर डाल दी। अब वो फिर ढूंढा उसने दूसरी रात भी, फिर उसको नहीं मिला। तो देखा कमाल हो गया, कहीं का। लास्ट में जाके जब रात को उसने वापस, जब वो चोर सोया दिन में, तो उसने वापस पोटली अपने पास ले ली। जो ही मुंबई रेलवे स्टेशन पे जब उतरते हैं, तो वो चोर सेठ जी के पास जाता है, कहता है कि सेठ जी मैं चोरी छोड़ दूंगा, जिंदगी भर चोरी नहीं करूंगा, बस इतना सा बता दो छुपाई कहाँ थी। तो वो कहा कि भाई पूरी दुनिया ही दूसरों को देखती है, तू चोर नहीं, तू तो मालिक था, मालिक। यदि तू अपने आप को देख लेता तो मालिक था, चोर नहीं था। तो उन्होंने अपने आप को नहीं देखा। तो अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु का व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो सन बंगुर है, झूठे हैं उसके प्रसाद।
प्रकृति ने हमें एक दूसरे के काम आने के लिए बनाया है। परमात्मा ने हमारी रचना ही इस तरह से की है कि हम स्वयं को गले नहीं लगा सकते, हम खुद अपने लिए मुस्कुरा नहीं सकते, अकेले खुश नहीं रह सकते। हमें जन्म से लेकर आखिरी वक्त तक दूसरों की जरूरत पड़ती है। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक बार एक व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे कर्म करता था, तो वो खत्म हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है। एक बोध कथा के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि तो वो स्वर्ग में जाता है, तो वहां पे जब सज्जन खत्म होके जाता है तो उसको कहते हैं भाई आप स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में जाना चाहते हो? कि वो तो मेरी चॉइस है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे दिखाओ दोनों, तो जिसमें अच्छी लगेगी उसमें चले जाऊंगा। कि आप ऐसा करो कि पहले ऐसा करो, मेरे को नरक दिखाओ। तो नरक में लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी सारी चीजें, वस्तुएं, सब कुछ खाने की सारी चीजें, और वहां पे जो लोग बैठे हुए डाइनिंग टेबल पे, खाने की चीजें सबके पास बहुत अच्छी, लोग परेशान, भूख से परेशान, और चीजें सारी रखी हुई। उन सबको लोगों को एक बड़ी चम्मच दे रखी, बड़ी वाली चम्मच। अब उस चम्मच को वो उस चम्मच से बिल्कुल ही मुंह में नहीं जा रहा हो, तो बड़े परेशान, खाना इधर उधर देखते हैं, हैरान रह गए। वो सोचेंगे तो बहुत खतरनाक मामला है। तो कि साहब अब मेरे को स्वर्ग भी दिखा दो। अब स्वर्ग को दिखाते तो सब लोग प्रसन्न, वही चीजें, वही साधन, वही सारी चीजें, लेकिन वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। उस चम्मच से वो उसको खिला दिया, उस चम्मच से उसको खिला दिया। ये चीज जो है, ये सिनर्जी है। अभी मैं बुक पढ़ रहा था, ये एक किताब जो लिखी है स्टीफन कोवी ने, काफी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी है, और ये इंग्लिश में है मूल तो, और बहुत ही अच्छी किताब है। पूरी दुनिया के अंदर ये जो स्टीफन कोवी ने जब ये बुक लिखी, तो 3000 ऐसे महान सफल लोग, उन सब सफल लोगों से वो जाके मिल के आए, उनकी आदतों के बारे में लिखा उन्होंने, भाई ये क्या करते हैं। 3000 लोगों की एनालिसिस की, 3000 एनालिसिस करने के बाद 3 साल तक वो चुप बैठे रहे, उनके बारे में सोच समझने लगे कि सब में सेम क्या है, सारे लोग जो सफल है, ये सब में सफल सेम चीज क्या है। तो उन्होंने जाके फिर 7 आदतें निकाली। वो 7 आदतें उन सब महान लोगों में सेम थी। उन 7 आदतों में से एक आदत इसमें लिखी हुई है, कि मैं पूरी पढ़ा नहीं हूँ, ये तो अभी 30 तारीख को आई किताब, लेकिन मैंने इसकी पहला जीवन है तो है, लेकिन उसमें एक है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब समझते हैं आप लोग? सिनर्जी का मतलब होता है कि जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ जब मिलते हैं और कुछ अच्छा काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, वो है सिनर्जी। तो वो सिनर्जी का भी जो आदत थी, वो उन महान लोगों में देखी गई। अब ये जो हम काम कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं ना, ये सिनर्जी तो है। तो ये सिनर्जी वाला काम ही महान लोग करते हैं। तो हम एक दूसरे के बिना सब हम अधूरे हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि खुद को खोजने का उत्तम तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खोजो। जी, राचेस्टर यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि प्रकृति के साथ जुड़े लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं तथा दूसरों की तुलना में उनमें मानवीयता ज्यादा होती है। रिसर्च है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख ले। जी, एक और रिसर्च के अनुसार जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें कम स्ट्रेस होता है, तनाव कम होता है, और वे अलग तरह की खुशी और शांति का अनुभव करते हैं। अपने दिल में भरे प्यार और दरिए को हम बहने दें, रोके नहीं, बाधा न बने। जब भी कुछ अच्छा करने का बहाव आए तो तुरंत कर दें। जिंदगी का हर लम्हा महकेगा और हर धड़कन गुनगुनाएगी। जब भी हमारे को लगता है ना कुछ अच्छा करने का, तो हम कहते हैं कि माना जी मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा, बहुत अच्छा काम करते हैं।
रिटायरमेंट हो जाए तो अगले साल में भी आपके साथ भाई अगले साल आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, अगले साल तक चलना है। तो वो जो है हम जो भी करना चाहते हैं, अच्छा करना है तो आज ही शुरू कर दो, कल से ही। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी है, लोग कहते हैं ऐसा करना चाहिए, अच्छाई की बातें बहुत अच्छी अच्छी किताबों में है, लोग आपस में करते हैं इस तरीके से करना चाहिए, दान करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए नहीं, कर दो। तो ये कर दो वाली बात हमारे मनों में आए। और प्रकृति के शाश्वत नियम है कुछ, जब अभी जो मैं उसमें डॉक्यूमेंट्री भी मेरी बाइक में था कि कुछ नियम है प्रकृति के, उन नियमों को हमारे को समझना जरूरी है। और प्रकृति जो सृष्टि का रचनाहार है, उसने प्रकृति की हर चीज को बेहद आकर्षक बनाया। आप देखिए, समुद्र को देखिए, नदियां बहती हुई को देखिए, पेड़ों को देखिए, और जितनी भी आप प्रकृति की चीजों को देखो बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत है। और इंसान को भी उसी तरीके से सर्वोत्तम करती है, इस ब्रह्मांड की सर्वोत्तम करती है इंसान। और सबसे लास्ट का जो रचना है ना, वो है इंसान। वो सर्वोत्तम करती का भी बेहद आकर्षक बनाया है इंसान, लेकिन हम उस वैल्यू को, उस मूल्य को हम समझ नहीं पाते हैं जी। सूर्य रोशनी बांट रहा है, हवा ऑक्सीजन बांट रही है, पृथ्वी जीवन दे रही है, पानी प्राण दे रहे हैं। प्रकृति का नियम है कि जो बांटेगा उसे भर दिया जाएगा, ये सिस्टम है। जो बांटेगा उसे भर दिया जाएगा, और जो बचाने की कोशिश करेगा उसे छीन लिया जाएगा। इसमें मैंने एनालिसिस की है, आप जितने ज्यादा इकट्ठे करते जाओ, ऐसा आता है कि पता नहीं कैसे चले जाता है, वो माया इस तरीके से चली जाए। जो हम बांटते हैं वो वापस आता है। जितने भी महान लोगों ने बांटा है। आप देखिए मोहम्मद रफी, इतने सुंदर सुंदर गाने, बहुत मधुर आवाज है। यदि वो कहते कि नहीं मैं तो खुद ही गाना गाऊंगा, दूसरे को सुनाऊंगा ही नहीं, उन्होंने बांटा तो आज नाम लेते हैं, हम सब गाते हैं उनके गीत। कबीर जी प्रकृति से बहुत अच्छे अच्छे दोहे आ रहे हैं। उन प्रकृति वो सोचते कि नहीं ये दोहे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एडिसन का नाम सुना आपने, जो बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ये सोचता कि नहीं टॉप सीक्रेट, मैं तो किसी को बताऊंगा ही नहीं इसको, मैं तो उजाले में ही रहूंगा। तो महान थोड़ी, जो भी लोग महान हुए इस दुनिया में, उन्होंने बांटा है। और बांटने का प्रकृति का ये नियम ही है कि जो भी हम बांटते हैं फिर वो वापस आता है लौट के। अब आप देखिए, चाहे आप आनंद बांटिए, शांति बांटिए, ज्ञान बांटिए, हम चाहते हैं लेकिन बांटते नहीं है। हर कोई शांति चाहता है लेकिन शांति देना नहीं चाहता। कोई शांत बैठा रहे तुरंत उसके ऐसी कोई फुलझड़ी छोड़ देंगे जो मतलब शांति व्यक्ति चाहता है लेकिन वो देना नहीं चाहता। आनंद वो चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता। और सच्चाई है कि हम देंगे तो मिलेगा। प्यार हम चाहते हैं कि सब लोग मुझसे प्यार करें, तो लोग आपसे ऑटोमेटिक ही प्यार करें। आप प्यार करना शुरू कर दो तो आप जो आप करोगे तिगुना चौगुना होकर वापस आए। लोग कहते हैं कि मान लीजिए आप तो पैसे वाले हो इसलिए बांट देते हो, सेवा कर देते हो, इधर खर्च कर देते हो, हमारे पास पैसा ही नहीं है। अरे भाई पैसे वाला बनना है तो बांटना शुरू कर दो। यदि आपको पैसा तिगुना चौगुना होकर वापस आता है, ये प्रकृति का सिस्टम है। और वो किधर से आता है ये मालिक की रजा मालिक जानता है। लेकिन ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने अनुभव के आधार में बोल रहा हूँ, वैसे नहीं लिखी हुई बात नहीं बोल रहा। ये प्रकृति का अटल नियम है। तो जो अटल नियमों को समझ जाता है तो जीवन में आनंद भी आता है, सुख भी आता है, सफलता भी आते हैं जी। जो भी हम भलाई के काम करते हैं पलट पलट कर वो भलाई वापिस आती है। एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था, और उस लड़का पढ़ता था तो उसके पास फीस के पैसे नहीं थे जमा कराने के लिए। अब फीस के पैसे नहीं तो बड़ा परेशान। तो किसी दोस्त ने उसको सुझाव दिया कि यार एक काम कर, एक पियानो बजाते हैं, पेंडेविस्की नाम से कलाकार हैं, हम उसको बुलाते हैं पेंडेविस्की को, और बुलाकर एक कंसर्ट रखते हैं, लाइव कंसर्ट, उसके टिकट रखते हैं। उसमें जो पैसा इकट्ठा होगा तो उससे फिर हम उनको फीस दे देंगे उनकी पेंडेविस्की को, और जो पैसा बचेगा उससे आप तो फीस भर देना। उसकी बात समझ में आई तो उससे वो जाता है पेंडेविस्की के पास में कि सर मैं ऐसे लाइव कंसर्ट रखना चाहता हूँ और आप उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस दें। तो $2000 के अंदर वो पेंडेविस्की को तय करके आता है।
और $2000 में तय करने के बाद में बहुत बड़ा एक शो होता है, उस शो में काफ़ी लोग आते हैं। जब शो खत्म हो जाता है लास्ट में जाके वो जो कैलकुलेशन करता है टिकटों की, तो 2000 की जगह उसके पास केवल $1600 ही आते हैं। अब $1600 आते हैं, वो बड़ा परेशान, फीस चुकानी थी उनका कम और पड़ गए, तो वो पेंडेविस्की के पास जाता है और साहब ये $1600 तो मैं अभी दे देता हूँ और $400 का जो आगे का मैं चेक दे देता हूँ आगे की डेट का। तो मेरे पास क्या है कि मैंने इस तरीके से रखा था और फीस जमा करानी थी, लेकिन वो ऐसे क्या, लेकिन मैं आपके पैसे पूरे दूंगा कि मैं इसका आगे का चेक देता हूँ, जैसे भी व्यवस्था होगी, ऐसा जैसे भी व्यवस्था होगी आगे मैं आगे चुका दूंगा। तो पेंडेविस्की ने जब सारी बात सुनी लड़के की, उसने चेक को उसी समय फायर किया कि जा तुम मौज कर के $1600 ले जा और अपनी फीस जमा कर और पढ़ाई कर। तो साहब वो जो लड़का है उसने फीस जमा करा कि मस्त। थोड़े दिनों बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पेंडेविस्की बना पोलैंड का प्रधानमंत्री, और पोलैंड का प्रधानमंत्री बना तो प्रथम विश्व युद्ध में इतना हाहाकार हो गया था, खाने के लाले पड़ गए। यूएन को सब लोग अमेरिका को चिट्ठियां लिख रहे थे, साहब हमारे खाने के साधन जो। तो पेंडेविस्की ने भी एक चिट्ठी लिखी अमेरिका को कि साहब हमारे लोग भूखे मरे, 15 लाख लोग हैं और 15 लाख लोग भूखे मर रहे हैं हमारे खाने की व्यवस्था के लिए। तो जहाज भर भर के तुरंत चिट्ठी मिलते भर भर के वापस उनके पास खाने की व्यवस्था होगी 15 लाख लोगों। लोग दूसरे देशों के हैरान थे कि यार उन्होंने हमारे को मिल ही नहीं रहा, उनको तुरंत भेज दिए। बाद में जाके जब वो कृतज्ञता प्रकट तो करके आऊं मैं उनके पास जाके जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके पास जाके करके आऊं, तो वो पेंडेविस्की उनसे मिलने जाता है। तो कहता साहब आपका धन्यवाद कि आपने सबसे पहले हमारे को इतना खाने की व्यवस्थाएं करी। तो साहब वो कहते हैं कि साहब वो ये जो था ये $1600 था उसका हिसाब है। वो जो लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बना हेबर्ट वुर राष्ट्रपति बना, जब इसके स्वागत में हेबर्ट वुर के 7.5 लाख लोग खड़े थे बॉर्डर पर, तो उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, उनके सबके लिए चप्पल और जूते और उनकी व्यवस्थाएं वहां से हेबर्ट वुर ने भेज दी। तो ये भलाई जो है हम करते हैं वो पलट कर वापिस आती है। ये निश्चित तौर पे है, ये भी प्रकृति का एक सिस्टम है जी। अब बात होती है सक्सेस की। सक्सेस के बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी है, अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। सबसे पहले तो हम सब लोग 90% तक सफल हैं। पहले तो सबसे पहले इसलिए सफल है कि हम इस मनुष्य योनि के अंदर है, मनुष्य है, यह तो हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तो ये तो एक सफलता तो है ही, हम सब मनुष्य हैं। तो इस प्रकृति की स्रोतन करती हम इस जीवन का जो स्वभाव, मैंने अपने तरीके से कुछ लिखने का प्रयास किया सफलता में। जीवन का स्वभाव जो है वो विस्तार और फैलाव का है। सफलता का पैमाना अक्सर लोग धन दौलत संपत्ति पद सम्मान के आधार पर निर्धारित करते हैं। कोई करोड़पति है तो ऐसा नहीं है कि साहब वो सफल हो गया। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, पद है उसका, साहब वो अच्छे पद पर है तो इसका मतलब वो सफल नहीं है। सफलता का पैमाना अक्सर लोग इन्हीं बातों से लगाते हैं कि धन दौलत संपत्ति पद सम्मान के आधार पर निर्धारित करते हैं। इन सब उपलब्धियों का जीवन में बहुत बड़ा मूल्य होता है, ये हम समझते हैं कि इन सब उपलब्धियों का जीवन में बड़ा मूल्य है, लेकिन इन्हें सफलता का कारक नहीं मान सकते हैं जी। बोधपूर्वक जीना तथा समाज के लिए अपरिहार्य परम आवश्यक बनकर जीने में ही वास्तविक सफलता व खुशी है। बुद्ध की सफलता शाश्वती राज्य को संभालने में नहीं बल्कि बुद्धत्व को प्राप्त करने में थी। स्वामी विवेकानंद की सफलता नर सेवा नारायण सेवा में थी नहीं जी। बाल गंगाधर तिलक की सफलता स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार में थी। डॉक्टर केशव बलिराम हैडगेवार की सफलता व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है में थी। महात्मा गांधी की सफलता भारत को जनता दासता और गरीबी से मुक्त कराने में थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सफलता इसरो को उत्कर्ष पर पहुंचाने में थी।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सफलता दबे कुचले वर्ग को न्याय और अधिकार और सम्मान दिलाने में थी। ये जो कुछ एग्जाम्पल आप और भी लोगों को देखो सफल जीवन वाले, तो ये सफलता धन वैभव इनसे नहीं, बल्कि हम समाज को क्या दे रहे हैं उस पर निर्धारित होती है हमारी सफलता। सफलता की रेसिपी, जैसे नुस्खा एक, इसके लिए मैंने 4 शब्द लिए हैं: जिज्ञासा, हिम्मत, निरंतरता और आत्मविश्वास। इन 4 चीजों में सफलता छिपी है। इनसे सारे सपने हमारे सच कर सकते हैं। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, हम आगे बढ़ते हैं, नए रास्ते बनाते हैं, नए काम करते हैं, क्योंकि इंसान में जिज्ञासा है। सवालों के जवाब खोजने का नाम ही जिज्ञासा है। सवालों के जवाब खोजते हुए हम प्रयोग करते हैं, और जब प्रयोग करते हैं तो गलत भी हो जाते हैं, सही भी हो सकते हैं। प्रयोग के लिए हमारे को हिम्मत चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है, हिम्मत। प्रयोग के बाद हिम्मत चाहिए। हमारी गलतियां माफ करने योग्य होती है, बशर्ते कि उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत है। जी, हिम्मत के बाद में फिर आती है, किसी से भी हिम्मत की कमी हो तो वो निरंतरता से हासिल की जा सकती है। निरंतरता ही अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करती है, और आत्मविश्वास के बिना न सच्ची खुशी मिलती है, न ही सफलता मिलती है। आत्मविश्वास इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है, और आत्मविश्वास हमें जिज्ञासा की ओर फिर वापस ले जाता है। तो जिज्ञासा, हिम्मत, निरंतरता और आत्मविश्वास, ये सफलता की एक रेसिपी है। प्रेम, करुणा, दया, उदारता, धैर्य, क्षमा आदि गुणों को जीवन का आभूषण बनाए। आभूषण का मतलब गहने, महिलाएं गहने पहनती है ना जीवन, तो ये जीवन में हम अपनाए, आभूषण बनाए इन सब गुणों को। इस धरती को समृद्ध व शांतिपूर्ण समाज देने की दिशा में काम करने के लिए ये सारे गुण हमारे को बहुत जरूरी है। विश्व में शांति व खुशी के बीज केवल नेकी भलाई में है। यदि हम अपने दुखों को कम करना चाहते हैं, यदि हम अपने दुखों को कम करना चाहते हैं, तो इसका एक सरल सा उपाय है कि दूसरों को सुख पहुंचाना शुरू कर दीजिए। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मैंने स्वप्न में देखा कि जीवन आनंद है, और मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है, और मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में आनंद है। जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि जब दिल में नेकी होती है तो चरित्र खूबसूरत बनता है, और जब चरित्र खूबसूरत बनता है तो घर में एकता और तालमेल बढ़ता है। जब घर में सामंजस्य होता है तो देश में व्यवस्था व शांति रहती है, और जब देश में शांति होती है तो पूरे विश्व में शांति होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि 5 से 17 वर्ष के बच्चों के मन में नेकी की बातें स्थापित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 5 से 17 साल के बच्चों में, ये तो आप सुन रहे हैं ना कि कुछ ज्ञान हमें यहाँ से लेके जाना है। आज ऐसे नहीं घंटा भर अपन ने 2 घंटे खराब किए। 5 से 17 साल के बच्चों के मन में नेकी की बातें स्थापित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, माइंड दो तरीके के माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जानते हैं आप सब लोग। चेतन मन और अवचेतन मन। जो चेतन अवचेतन मन में चली जाती है चीज, चेतन मन से अवचेतन मन में जाती है, जो हम सोचते हैं करते हैं वो जाके अवचेतन मन में चली जाती है, सबकॉन्शियस में। और सबकॉन्शियस में जो कोई चीज चली गई, फिर आपको रोकने के लिए, तो कोई किसी का गला काटता है ना, तो वो सबकॉन्शियस बोलता है काट दे, उसके घुसी हुई है दिमाग में। तो सबकॉन्शियस में जब ये नेकी की बातें हम डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक करवाती है, काम करवाती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में हमें ऐसी धरती होती है, प्लेन धरती, जिसमें जो बीज बोते हैं ना वो बीज ही अंकुरित होता है। तो ये बातें हम बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में डालें। प्रत्येक दिन को ऐसे जिए जैसे ये अंतिम दिन हो। इससे अपने स्वभाव, दृष्टिकोण, कैरियर और व्यवहार में बहुत परिवर्तन आएगा। जी, हमारा माइंड ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। हमें जो भी मिला है ब्रह्मांड से ही मिला है। हर चीज ब्रह्मांड से आ रही है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं।
1952 में कोशीमा टापू का एक उदाहरण है। वहाँ पे शकरकंदी की खेती की गई। अब शकरकंदी की खेती की गई तो वहाँ शकरकंदी को बंदर खाते हैं। तो बंदर खाते तो मिट्टी में लिपटी हुई रहती। तो बंदरों को एक बंदर को किसी को एहसास हुआ कि शकरकंदी की जो मिट्टी जो मुंह में जाती है तो उसको धो के खा लो। तो एक बंदर ने उसको धो के खाया तो स्वाद और बढ़ गया। अब उसने जब एक ने खाया धो के तो बंदर तो सब नकलचे होते, सबने दो के खाना शुरू कर दिया। अब ये बात उस टापू पे थी, कोशीमा टापू पे। हजारों मील दूर एक टापू और था। जब वहां जाके देखा गया तो वहां भी बंदर उसको धो के खा रहे थे शकरकंदी। यानी कि अब इससे क्या अर्थ निकालेंगे, जो भी चीज हमारे माइंड में आती है, ये ब्रह्मांड इस निराकार के माध्यम से ब्रह्मांड में हमारी चीज सब ऑटोमेटिक आती है। ये ब्रह्मांड से आती है हमारे पास। केवल अपने आप को काबिल बनाए, ब्रह्मांड से जो मिलना है अपने आप मिलेगा। यानी कि आना तो अपने आप है। जो भी हम हमारे पास है, हम अपने आप को काबिल बनाए, जो भी उसकी चिंता नहीं करें कि क्या मिलना है, वो ऑटोमेटिक ही मिलेगा। केवल काबिल बनाने में सकते हैं। और हमारे व्यक्तित्व निखार के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैंने एक कुकू एफएम का नाम सुना आप लोगों ने? कुकू एफएम पे बहुत सारी किताबें हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों को आप ऑडियो लीजिए, ऑडियो को सुनिए, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। तो कुकू एफएम एक ऐप है, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड हो जाती है। उस ऐप पे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो उनको भी आप अध्ययन कीजिए यदि अपने व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में निखार चाहते हैं। जी, सकारात्मक बने। गांधी जी ने 3 मंत्र दिए थे। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। मैंने वो थी नेगेटिविटी, मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया। अच्छा बोले, नेगेटिव और पॉजिटिव बात तो दोनों एक ही है। आधा गिलास खाली खाओ, भरा खाओ, बात एक ही है। लेकिन मैंने उसको भरावा कह दिया गिलास को। अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा देखें। और चौथी एक बंदर और है, चौथा वाला, अच्छा सोचे, सोचे भी अच्छा। जी, हम सबके पास विचारों की बहुत बड़ी ताकत है। हम कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे विचार हम जनरेट करते हैं, उसी तरीके की परिस्थितियां जीवन में जनरेट हम कर लेते हैं। आप देखिए, यहाँ पे अभी एफएम लगाए 91.1 और गाना आ रहा है साहब बहुत अच्छा, तुम तो तेरे परदेसी। और फिर जो ही आप 93.5 पे लगाओगे, रेड एफएम आ गया। रेड एफएम पे गाना आ रहा सैड सॉन्ग। फिर तीसरे पे लगाओगे तो न्यूज आ रही है। ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी पहले से है, इसमें विद्युत तरंगे हैं। यहाँ पे केवल ट्यून करनी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ जोड़नी है। यही विचारों की ताकत है। हम किस फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ रहे हैं, ये सारी पहले से निहित है। तो जो विचार हम जनरेट करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कितने लोग नेगेटिव बहुत बात करते हैं कि साहब ऐसे ऐसे, उल्टी 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 उल्टी, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। और कितने लोग बुरी से बुरी चीज में पॉजिटिविटी की बात करते हैं। नानक देव जी जा रहे थे एक रास्ते से, तो 4-5 उनके जो साथी हैं, जो शिष्य हैं, वो भी साथ में चल रहे थे। तो एक कुत्ता मरा पड़ा था रास्ते में। अब को भी कुत्ता मरा पड़ा, इसमें क्या देखे। अब नानक देव जी पहले तो थोड़ा सा चुप रहे, थोड़ा सा आगे जाने के बाद में कुत्ते के दांत बहुत सफेद थे। कुत्ते के दांत बहुत सफेद थे, यानी कि उस मरे हुए कुत्ते में भी अच्छाई ढूंढ ली। तो ये पॉजिटिविटी है। तो हम जैसे विचार जनरेट करते हैं वैसे बन जाते हैं। और परिस्थितियों से कभी भी टूटे नहीं, अपने आप को कमजोर ना समझें। ये परिस्थितियां हमारे पीछे आ जाती है। अभी प्रैक्टिकल हमारे दारोबाल साहब के सामने एक ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई, जब हम पेशेंस खो देते हैं तो पेशेंट बन जाते हैं। जिसको भी सहना आ गया है परिस्थितियों को, उसको रहना आ गया है। एक बहुत कथा और बता देता हूँ। राम, एक मार्बल की लॉरी जा रही थी, किशनगढ़ से मार्बल भर के आ रहा था। समझने की बात है, मार्बल स्लेब्स थे फर्श के और एक मूर्ति थी। जो स्लेब जो जा रहे थे उस लॉरी में भर के, वो उस मूर्ति से पूछते हैं कि एक बात बताओ,
सेम खान, सेम पत्थर, जो व्यापारी जो खरीदने वाला वो भी सेम, जहां हम लगेंगे वो भी जगह सेम, लेकिन आपको लोग पूजेंगे और मेरे से आपके सिर लगाएंगे और मेरे सिर पे पत्थर चलेंगे। तो दोनों चीजें में ऐसा क्यों? प्रकृति अन्याय करती है, भगवान सही नहीं करता है। ये ऐसा क्यों? सेम जगह पे थे, सेम सारी चीज थी, सारी चीजें, लेकिन मेरे पे लोग चलेंगे और आपको मस्तक लगाएंगे लोग, आप पूजनीय हो जाओगे। तो मूर्ति बोलती है कि जब शुरू में स्लेब निकला पत्थर का, चोटें लगाई गई, मैंने वो चोटें सहन कर ली और तुम बिखर गए। उस समय चोट सहन नहीं, तो जब चोट सहन लगी तो मार्बल के आपके स्लेब्स बना दिए गए, आपके जब खंडित हो गए, क्योंकि मूर्ति खंडित होती नहीं है, वो तो एक पूरा होता है, जो खंडित हुए तो वो स्लेब में कन्वर्ट कर दिए गए। तो चोटें जिसने परिस्थितियों की सहन कर ली वो पूजनीय शंकर बन जाते हैं, नहीं तो रोड का कंकर। तो ये जो पेशेंस है, तो ये पेशेंस हम जब खो देते हैं तो पेशेंस बन जाते हैं। जीवन को सफल और समृद्ध बनाने के लिए एक प्रार्थना मैंने वहाँ भी पिछले प्रोग्राम में भी कही थी, दोबारा और बता देता हूँ। ये प्रार्थना रोज करें, सुबह उठते ही आप ये प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे इतनी समझ दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझकर स्वीकार करें। कई चीजें होती है हमारे बस में नहीं होती, जो मैं बदल नहीं सकता मैं आपकी सौगात समझकर स्वीकार कर लूं, और अगर मैं बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल सकूं। साथ ही इतनी सद्बुद्धि दो कि फर्क बता सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। मैं ये मान सकूं कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। मुझे ये समझ में शक्ति दो कि जो मुझे प्रकृति द्वारा मिला हुआ है उसका मैं हर पल धन्यवाद कर सकूं और इस मिले हुए को भलाई के लिए बांट सकूं। ये प्रार्थना अब आप रोज करेंगे तो आप जीवन में आनंद भी आएगा, समृद्धि का भी आज भी खूब साहब तो प्रोस्पेरिटी आए, आज खूब मैसेज चल रहे हैं। समृद्धि का मतलब क्या होता है? समृद्धि हमारे जीवन में जो स्वास्थ्य सही है तो ये स्वास्थ्य की प्रोग्रेस है। पैसा हमारे पास खूब है, ये पैसों की प्रोग्रेस है। ये जितनी भी प्रोग्रेस है जीवन में, ये सारी प्रोग्रेस जब एक साथ गुलदस्ते में आ जाती है वो है समृद्धि। ये सारी समृद्धि केवल और केवल हमारे पास जो है, जब हम दूसरों के साथ बांटकर खाना शुरू कर देते हैं अपनी रोटी को, ये समृद्धि वहीं से आना शुरू हो जाती है। ये सच्चाई है जी। जीवन में बदलाव चाहते हैं तो 30 मिनट का एक एग्रीमेंट है, 30 दिन का एक एग्रीमेंट अपने साथ कीजिए और सबसे पहले एक प्रतिज्ञा कीजिए अपने आप के लिए कि मैं ईमानदार हूं, मैं विश्वसनीय हूं, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं। ये अपने आप के लिए एग्रीमेंट है। मैं ईमानदार हूं, मैं विश्वसनीय हूं, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं भरोसेमंद व्यक्ति हूं, मैं मेहनती इंसान हूं। मुझे अपने परिवार, अपने ग्राहक और अपनी संस्था से जो मिले, जितना मिलेगा हमेशा उससे अधिक दूंगा जी। रोज केवल 5 मिनट अपने लिए इन्वेस्ट करें रात को सोते समय। अब डायरी जो मिली है वो तो वाली बात दूसरी है, जो तो मैंने वो शुरू में बता दी कि खाली पन्ने मिले हैं, और उस खाली पन्नों में रात को सोते समय आप कुछ चीजें ये और लिखो। आप एक जीवन में सफलता चाहते हैं, आज दिन में आपने क्या महसूस किया ये लिखो। जब तक लिखेंगे नहीं ना तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। और 30 दिन बाद में आप अपने आप का एनालिसिस करना कि 30 दिन तक आपने ये चीज लिखी है। 1 महीने तक लिखने के बाद फिर अपने आप को निखार देखना कि आपका जीवन कैसा बन गया। आज दिन में आपने क्या महसूस किया, गुस्सा, तनाव, खुशी, जो भी महसूस किया उसको आप डायरी में लिखो कि आज मैंने ये महसूस किया। आज आपने क्या सीखा, दिन भर में जो भी देखा उससे क्या सीख मिली उसे लिखें। आपने मूवी देखी तो मूवी से क्या सीख मिली, आपने कोई ऑडियो सुना उससे क्या सीख मिली,
क्लास में आपने क्या सीखा, कोई कोचिंग क्लास में क्या सीखा, जो भी है, तो आपने कम से कम 2-3 लाइनें आप ये जरूर लिखें कि आज आपने सीखा क्या। तीसरा आप लिखें आज आपने ऐसा क्या काम किया जिस पर आपको गर्व, अपने आप को प्राउड फील करो, ऐसा आपने क्या काम किया। आपने कोई किसी की मदद की हो, मेडिटेशन किया हो, मैंने मेडिटेशन किया, मैं प्राउड फील करता हूँ अपने आप। नशे से दूर हुए हो, आज मैंने नशा नहीं किया। एक्सरसाइज की हो, मैंने एक्सरसाइज किया, मैं प्राउड फील महसूस कर रहा हूँ। सामाजिक व धार्मिक कार्य किया हो, आदि चीजें जो भी आप जिससे प्राउड फील करते हैं उसको भी डायरी में लिखो। और चौथी चीज लिखो, आप किस चीज में सुधार के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, अपनी पब्लिक स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए, कार्यशैली के लिए। कई चीजें होती है ना कि ये चीज मेरी ठीक नहीं है, मैं इसके लिए प्रतिबद्ध, उसको ठीक करूंगा। तो ये भी आप डेली लिखें जी। सकारात्मक विचार, अवसर की प्रतीक्षा करना आलस्य है, अवसर को चूक जाना मूर्खता है, और अवसर पैदा करना बुद्धिमत्ता है। योग्यता सिखाती है कि कैसे करना है, प्रेरणा निर्धारित करती है कि हम क्या करें, और हमारा नजरिया तय करता है कि हम कितना अच्छा करते हैं। एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं, तो केवल 15 से उनकी परफॉर्मेंस होती है एथलीट की, और केवल 15 साल तक उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत का अपने मायने हैं जी। सारांश, जीवन में सफलता सार्थकता प्रकृति के नियमों के साथ चलने पर ही है। नए वर्ष 2022 व आने वाले सभी वर्षों में जीवन को सफल आनंदमय बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, धैर्य, क्षमा को जीवन का आधार बनाए, जीवन के आभूषण बनाए। ये सारांश तौर पे तो ये एक मैंने प्रयास किया है, छोटी सी एक पीपीटी के माध्यम से। बातें बीच में और भी थी, लेकिन मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि हमारे बीच में बरपाल साहब भी हैं।